हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 20, जिसमें अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल पीएनसी, ज्यामितीय क्रमचय तथा सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। तो ये दोनों ही टॉपिक थोड़े से वैसे अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और पता ही आपको, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या क्रमचय संचय में दिक्कत आ रही है और इस वीडियो तक आ गए, इसका मतलब बहुत बढ़िया, अच्छे से करो। और अगर आप यहाँ आए हैं तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुल सकते हैं इस टॉपिक के बाद, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए, जीरो टू आईआईटी हीरो, ये सब चीज़ें आपको पता है पहले से, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं ना। ज्यामितीय क्रमचय। ज्यामितीय क्रमचय का मतलब ये होता है कि जैसे अपने को संख्याएं बनानी हो, त्रिभुज बनाने हो, और या फिर कुछ भी बनाने हो इस टाइप के, तो इस टाइप का ज्यामितीय क्रमचय अपना होता है। तो इसमें देखते हैं। इसमें देखने के लिए देखो, सबसे पहले एक समतल में n बिंदु है। एक समतल में कितने बिंदु है? n बिंदु, और जिनमें से कोई भी तीन सरेखी नहीं है, कोई भी तीन एक रेखा में नहीं है। मतलब कोई भी तीन सरेखी नहीं है। देखो, दो बिंदु तो हमेशा एक रेखा में ही होंगे या, पर कोई भी तीसरा बिंदु उसी रेखा पर नहीं आ जाएगा। मतलब इन दो से जो रेखा जा रही है, इस रेखा पे तीसरा बिंदु नहीं आएगा। मतलब कोई भी तीन सरेखीय नहीं है। तो ऐसे n बिंदु है, जैसे इस टाइप के n बिंदु है कि कोई भी वो एक रेखा में नहीं आएंगे तीन, इस टाइप से n बिंदु। तो आप क्या बताएं? सरल रेखा है। तो निम्न की संख्या याद करें। तो इन n बिंदुओं का प्रयोग करके आप कितनी सरल रेखाएं बना सकते हो? तो कितनी सरल रेखाएं बना सकते हो? तो एक सरल रेखा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो बिंदु चाहिए। तो दो बिंदु कैसे लें? NC2। अगर मुझे n विभिन्न बिंदुओं में से दो बिंदु सेलेक्ट करना है तो कितना तरीके से? NC2। अगर आप n में से कोई भी दो बिंदु उठाओगे तो एक रेखा बनेगी क्या भाई? एक रेखा बन जाएगी ना। जैसे इस बिंदु को उठाया तो एक रेखा आ जाएगी। तो कोई भी दो बिंदु उठा लो, इसको और इसको उठाया तो एक रेखा ही आ जाएगी। मतलब अगर आप जितने तरीकों से दो बिंदुओं को उठा पाओगे उतनी ही सरल रेखाएं बन जाएगी। मतलब कोई भी दो बिंदु उठाओ, तो कोई भी दो बिंदु उठाने का तरीका NC2, और दो बिंदु उठाओगे तो एक सरल रेखा बन जाएगी। तो ये n-1/2 या NC2। अब त्रिभुजों की बात करें तो एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए बच्चे? एक त्रिभुज को बनाने के लिए तीन बिंदु चाहिए। तीन बिंदु। और त्रिभुज तभी बनेगा जब वो असरेखीय हो। अगर सरेखीय हो गया तो जैसे तीन ही बिंदु एक रेखा पे आ गए तो वहां से त्रिभुज नहीं बन जाएगा। अगर ये तीन बिंदु है एक ही रेखा में, तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसलिए इसने बोला है कि कोई भी तीन बिंदु सरेखीय नहीं है। इसका मतलब आप तो क्या करो, तीन बिंदु उठा लो और एक त्रिभुज बन जाएगा उनसे। तो n-1 n-2 बाई वो 1 2 3 तो 6 आ जाएगा। तो NC2 NC3 कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। बस इतना सा याद रखो, रेखा के लिए दो बिंदु चाहिए, त्रिभुज के लिए तीन बिंदु चाहिए। क्लियर है क्या? चतुर्भुज के लिए कितने बिंदु चाहिए? चार। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखिए जनाब, अगर मेरे पास चार बिंदु है तो मैं समझा दूं आपको, मैं एक से ज्यादा चतुर्भुज बना सकता हूं। उनसे कैसे? ध्यान से सुनना। एक बिंदु मेरे पास ये है, एक बिंदु मेरे पास ये है, और एक बिंदु मेरे पास ये है, और एक बिंदु मेरे पास ये है। अब चतुर्भुज बनाना है तो देखो, मैं एक चतुर्भुज तो इससे ये बना सकता हूं। ये भी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चार ही बिंदु लिए थे मैंने, एक चतुर्भुज ये बन गया। दूसरा चतुर्भुज अगर मैं बनाने जाऊं तो ये भी चतुर्भुज है एक, इसको मैंने जोड़ा और इसको मैंने। तो देखो, दो चतुर्भुज तो मैंने आपको दिखाई दिए। एक तो ये व्हाइट वाला, एक ये येलो वाला। तो कुल मिला के कहने की बात यह है बच्चे, अगर मेरे पास चार बिंदु हैं तो मैं उन चार बिंदुओं से एक से ज्यादा चतुर्भुज बना सकता हूं। हाँ, ये बात आपको खतरनाक लग सकती है, पर ये सच्चाई है। अगर देख लो, मैंने बनाए, आपके सामने बनाए, आप तो कर लो, ये चतुर्भुज ही तो है। ये व्हाइट वाला चतुर्भुज एक है, और ये भाई अलग अलग करके देख लो, तू अलग अलग बना के देख लो। चार बिंदु इसे पॉइंट करो, एक मैंने जैसे व्हाइट वाली लाइनें बनाई वैसे बना लो, एक ऐसे बना लो, दो चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको अलग अलग। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो सकता है आपने आज तक नहीं सुनी, पर ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसलिए क्या होता है बच्चे, तो ऐसे तो फिर कितने आ जाएंगे सर, हमें क्या पता। पर चार बिंदु आएंगे तो उनसे एक तो बनेगा ही बनेगा। तो वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, नॉर्मल एग्जाम हुआ, तो क्या देगा? तुम यही मानोगे हमेशा चार बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनता है।
4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनता है, वो मान के आंसर लिखते हो तुम। ये NC4 सभी आंसर ये लिखते हो क्या, NC4। बाकी उसमें गलती क्या वो मैंने यहाँ पे बता दी आपको। ध्यान से देखो, 4 बिंदुओं से मैं 2 चतुर्भुज भी बना सकता हूँ। तो इसलिए इस गलती को करने के लिए देखो क्या होता है, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। मतलब अपने जो कॉन्वेक्स चतुर्भुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन, अपन ज्यादातर टाइम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या होता है कि जो है ना, ये कोने कैसे होते हैं, बाहर की तरफ। मतलब ये सब के सब कॉर्नर कहां कैसे निकले होते हैं, बाहर की तरफ। सबके सब कॉर्नर बाहर की तरफ निकले होते हैं। मतलब ये जो एंगल होते हैं ना, ये कोण होता है लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो। मतलब ये जो थीटा है यहाँ का, ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी कोने बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। देखो इसमें क्या हुआ, ये देखो जो आपने देखा होगा ये येलो वाले में, ये देखो बाहर, ये अंदर वाला कोण है 180 से ज्यादा हो गया क्या, ग्रेटर देन 180 है, तो ये कोण तो ग्रेटर देन 180 है। तो इसलिए बात यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली है कि ये कॉनकेव टाइप के आपके वो पॉलीगन से या क्वाड्रिलेटरल से, मतलब चतुर्भुज है, तो अवतल चतुर्भुज है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपन जब बात करते हैं चतुर्भुज की, तो कौन से चतुर्भुज के लिए कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके कोणे बाहर की तरफ निकले। देखो इसमें कोणा अंदर की तरफ चला गया ना, ये तो बाहर की तरफ है कोणा, ये भी बाहर की तरफ, अरे बाहर निकला हुआ दिख रहा है ना, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की, ये अंदर धस गया, तो ये उत्तल नहीं है। तो मतलब उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिसमें सभी कोणे बाहर की तरफ होने चाहिए। ये बात क्लियर है क्या। तो अब बात करते हैं कि अगर 4 बिंदु दिए गए हैं, तो मैं उन 4 बिंदुओं का यूज करके ज्यादा से ज्यादा एक उत्तल चतुर्भुज बना सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है 4 बिंदुओं से एक भी उत्तल चतुर्भुज ना बने, वो परफेक्टली फाइन है। जैसे इस केस में कोई भी उत्तल चतुर्भुज आप नहीं बना पाएंगे कि एक तो अंदर की ओर जाएगा ही जाएगा क्या। तो इसलिए ध्यान रखें कि यहां पे एक बात आ जाती है, अगर 4 बिंदु है तो 4 बिंदुओं से अधिकतम एक उत्तल चतुर्भुज बनेगा। 4 बिंदु से ज्यादा एक ही उत्तल चतुर्भुज आप बना पाओगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और अच्छी एग्जाम्स के क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन होगा, अधिकतम भी और उत्तल भी। और ऐसे नॉर्मल एग्जाम है तो उसमें तो 4 बिंदु दिए जाएंगे, आप NC4 करके ही आने वाले हैं। क्लियर है क्या। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर 4 बिंदु मेरे पास है तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक ही उत्तल चतुर्भुज बना पाऊंगा, एक से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। इसलिए अब अपने को पूछा है कि अपने पास n बिंदु है अपने पास, उनसे 4 बिंदु लेंगे तो एक उत्तल चतुर्भुज बनेगा, पर कई केस में नहीं भी बन सकता। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने उत्तल चतुर्भुज बन जाएंगे, n में से 4। मतलब मान लिया कि सब बिंदु ही एक उत्तल चतुर्भुज बना रहे थे, मतलब जो भी 4 बिंदु लिया उन सबसे एक, तो अधिकतम कितना आ सकता है, इतना। तो एग्जैक्ट आंसर ये है, अधिकतम उत्तल चतुर्भुजों की संख्या क्या आ सकती है, ये बात क्लियर है क्या बच्चे। आराम से देखो, बहुत, हाँ यहाँ पे छोटा सा चीज है, एडवांस की चीज यहाँ पे आ गई है। बाकी ठीक है, आंसर आप वाला यार है NC4 ही, बिना समझे भी NC4 ही लिखने वाले थे तुम, क्योंकि बाकी के आंसर्स आप काउंट कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए अगर अच्छी एग्जाम है तो वो अच्छा लैंग्वेज लिख देगा, और ऐसे इजी वाली एग्जाम है तो वो चतुर्भुज लिख देगा, क्योंकि उसको पता है आंसर NC4 ही आना है। क्लियर है क्या। तो ध्यान से देखो, अब आगे चलते हैं तो आगे वाले में है, अब इस बार क्या है, एक समतल में 10 बिंदु है जिनमें से 4 बिंदु सरेखे। मतलब क्या हुआ, इस बार 4 बिंदु एक ही रेखा में आ गए, ऐसे 4 बिंदु ऐसे आ गए, बाकी के बिंदु तो ऐसे हैं कुछ, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई कहां है। तो 3 ये हो गए और 3 3 तो ये आया, ये 6 बिंदु तो ऐसे हैं और 4 बिंदु ये एक ही रेखा में आ गए। क्लियर है क्या। तो इस बार कितनी रेखाएं बनेंगी, ये अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो कितनी रेखाएं बनेंगी बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपन रेखाएं बनाना शुरू कर देते हैं,
कि सर अगर मैं इन 6 में से 2 बिंदु लूंगा, ये तो नहीं ना भाई। देखो एक समतल में 10 बिंदु है जिनमें से 4 बिंदु से रेखीय, 4 बिंदु एक ही रेखा पर आ गए। इसके अलावा तथा इनके अलावा कोई भी 3 बिंदु सहरेखीय नहीं है। मतलब ये जो बचे हुए 6 हैं ये तो ऐसे रेखीय है, ये तो ऐसे रेखीय है, मतलब इनमें से कोई भी 3 एक रेखा में नहीं, और ये रेखीय। तो अब अगर मुझे रेखाएं बनानी है तो मैं क्या करूंगा कि इन 6 में से 2 बिंदु लूंगा तो पक्की एक रेखा बनेगी क्या, क्योंकि ये तो ऐसे रेखीय है। तो 6C2, अगर मैंने इन 6 में से कोई भी 2 बिंदु लिए, तो एक रेखा बन जाएगी। प्लस अगर मैंने इन 6 में से एक बिंदु लिया, और इनमें से एक बिंदु लिया, तो भी मेरे को एक रेखा मिल ही जाएगी। या कैसे भाई, इनमें से कोई सा भी एक बिंदु ले लो, तो एक रेखा मिल जाएगी। या तो इन 6 में से एक बिंदु लेना है और इन 4 में से एक बिंदु लेना है, तो एक रेखा बन जाएगी। ध्यान से सुनो, इन 6 में से कोई भी एक बिंदु लो तथा इनमें से एक बिंदु लो, एक रेखा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये आ गया। मतलब 6 में से 2 लिए, फिर 6 में से 1 लिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, इनमें से नहीं ले रहे, सभी के सभी इनमें से ले रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 बिंदु लें, तो इन सब बिंदुओं से कितनी रेखाएं जा सकती है? अगर इन्हीं बिंदुओं से बात करें तो इनसे केवल और केवल एक ही रेखा जाएगी। या जब दोनों बिंदु अपन इन्हीं में से लेंगे तो कोई से ही 2 लो, रेखा यही आएगी। या काम की बात है। अगर अपन दोनों के दोनों बिंदु इनसे लेंगे, तो रेखा कितनी आएगी बच्चे? एक ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कोई से ही 2 बिंदु लो यार, ये तो एक ही रेखा पे है ना सब, तो ये तो चारों बिंदु एक ही रेखा पे, तो एक ही रेखा आएगी, तो ये +1। तो 6C2 कितना होता है? 6 5 15 होता है क्या? 15 प्लस 6 चौक 24 प्लस 1, तो ये 40। ये बात, ये तो पहला तरीका जो आप आराम से सोच सकते हैं कि हाँ, इन 6 में से 2 ले लो, एक रेखा बन जाएगी। एक इसमें से, और दोनों इसमें से लेंगे, एक रेखा। अब अलग तरीका भी है इसको सोचने का, उल्टा तरीका भी है कि सर कितनी रेखाएं बनती? सर 10C2, कुल कितनी रेखाएं बनने वाली थी? 10C2। अगर ये 10 के 10 बिंदु असरेखीय होते तो कितनी रेखाएं बनती? 10C2। अब क्या हो गया सर, ये चार बिंदु क्या हो गया? ये 4 बिंदु एक ही रेखा में आ गए, तो इनसे रेखाएं नहीं बनेंगी। जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनेंगी। कितनी नहीं? 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बननी चाहिए थी? 4C2, पर वो नहीं बनेंगी। पर सर 4C2 से जितनी रेखाएं बननी चाहिए थी उतनी तो नहीं बनेंगी, तो उनको तो माइनस कर दो। पर सर इन 4 बिंदुओं से एक रेखा बन रही है क्या? तो उसको प्लस कर दो। ध्यान से समझना लॉजिक। मैंने क्या बोला दूसरे में कि कुल संख्याएं कितनी बननी चाहिए थी? 10C2। किसने धोखा दिया? उन 4 बिंदुओं ने। तो उन 4 बिंदुओं से जितनी संख्याएं बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी, जितनी रेखाएं बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी, तो उसको माइनस किया। पर अरे पूरा भी धोखा नहीं दिया, एक रेखा तो बना ही बेचारे, तो इसलिए +1। तो इसका भी आंसर निकाल लो। 10 9 तो ये 55 होता है क्या? 9 5 45 ना 45, 9 5 45 माइनस 4C2 6 होता है क्या? 6 होता है क्या? ये +1 होता है क्या? तो कितना आ गया बच्चे? ये -5 तो 40। तो दोनों ही तरीके से कर सकते थे। एक कंस्ट्रक्शन का भी था, दूसरा मतलब कि टोटल में से वो केस माइनस कर दो जब लाइनें नहीं बनी। ये बात क्लियर है क्या? तो दोनों से करना आना चाहिए आपको, और कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं क्या? चलो तो आगे चलते हैं। कितने त्रिभुज बनेंगे? तो वही बात है, 4 बिंदु तो एक ही लाइन पे और बाकी 6, एक यहाँ पे कहीं, एक यहाँ पे कहीं, एक यहाँ पे कहीं, एक यहाँ पे, हो गए 6। तो ये तो 6 बिंदु है और ये 4 बिंदु। तो क्या त्रिभुज बनाने हैं? तो त्रिभुज बनाने हैं तो मेथड 1 तो यही है बच्चे कि खुद से कर लो, पहले खुद से कर लो। देखो 6 बिंदु ऐसे रेखीय है, अगर 6 में से कोई भी 3 बिंदु लेंगे तो पक्का त्रिभुज बनेगा। प्लस 6 में से कोई भी 3 बिंदु लो, एक त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। प्लस इन 6 में से कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं, कोई से भी 2, जो आपकी मन की मर्जी आए वो 2 बिंदु ले लो। अब इन 4 में से कोई भी एक बिंदु ले लो, कोई सा भी ले लो जो आपको दिख रहा है, अच्छा लग रहा हो। बताओ एक त्रिभुज तो बनेगा क्या? इन 6 में से कोई भी 2 बिंदु लिए और इनमें से एक लिया तो त्रिभुज बनेगा क्या? त्रिभुज बनेगा क्या? समझ गए क्या? तो कुल मिला के इन 6 में से कोई से भी 2 बिंदु ले लो, उसके साथ एक बिंदु ये ले लो, उन 4 में से एक बिंदु ले लो। अब क्या है,
अब क्या है सर, इन 6 में से कोई एक बिंदु ले लेते और इनमें से 2 बिंदु ले ले, तो इनमें से कोई से भी 2 बिंदु ले लो, ये ले लो और ये ले लो मान लो, तो ये त्रिभुज तो बनेगा क्या? इन 6 में से कोई से भी 2, देखो इन 6 में से तो एक ले लो और इन 4 में से 2, तो 6 में से कोई सा ही एक बिंदु ले लो, 6 में से कोई सा भी एक बिंदु ले लो। कहाँ? देखो इन 6 में से कोई सा भी एक बिंदु लो और उन 4 में से कोई से भी 2, त्रिभुज बनेगा। तो 6C1 इंटू 4C2। इन 6 में से कोई सा भी, देखो कोई सा ही ले लो, अरे भाई ये ले लो यार, त्रिभुज तो फिर भी बनेगा। तो इसका मतलब कोई सा ही ले लो, इन 6 में से एक और इनमें से 2, तो एक त्रिभुज बनेगा। प्लस अगर अपन यहां से कोई बिंदु नहीं, देखो 6 में से 3 लिया, 6 में से 2 लिया, 6 में से 1 लिया, अब इनमें से कोई बिंदु नहीं ले, तीनों के तीनों यहां से लें, तो यहां से मैं बिंदु नहीं ले रहा इस बार भाई, 6 में से 3 लिया पहले, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, अब कोई भी इनमें से नहीं ले, तीनों बिंदु यहां से ले, तो तीनों बिंदु यहां से ले तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, +0। तो ये कितना है 6C3, 6C3 कितना होता है 20 प्लस 6C2 कितना होता है 15 इंटू 4 प्लस 6 इंटू ये 4C2 तो 6 हो गया +0, तो कितना हो गया बच्चे 20 प्लस 60 प्लस 36, तो 116 आ गया, 116 आ गया। तो यार अब मेथड 2 से आप क्या कर सकते थे, मेथड 2 उल्टा सोचते कि सर क्या हो सकता था कि हम ऐसा करते, कैसे करते कि सर अगर कितने बनने चाहिए था 10C3, पर किसने धोखा किया, इन 4 बिंदुओं ने, इन्होंने क्या करा एक ही लाइन में आ गए, तो इनसे कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो इन 4 बिंदुओं से जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बनेंगे, तो 4 में से कोई भी 3 लोगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और कुल बनने चाहिए थे 10C3, इन 4 बिंदुओं ने धोखा किया, इनके कारण नहीं बन रहा। और तो सब बार बनेगा ही क्या, और तो सब बार, और तो कैसे ही लो, इनमें से अगर आपने कोई भी 3 बिंदु ले लिए तो त्रिभुज नहीं बनेगा और एक भी नहीं बनेगा। तो ये कितना है 10 9 8 इंटू 1 2 3 -4, तो ये कितना आ रहा है बच्चे 9, तो 120 -4 आ रहा है क्या बच्चे, देखो 90 72 बार 120 -4 आ गया क्या, 120 -4 120 -4 क्लियर है क्या? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ तो आगे वाला चलते हैं फिर, उत्तल चतुर्भुज अधिकतम, मतलब कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी, अगर 4 बिंदु लेंगे तो उनसे एक ही अधिकतम चतुर्भुज बनेगा, उत्तल बोल दिया इस पे। तो बताओ कितना था 1 2 3 4 5 6, जैसे भी रहे, ये एक लाइन में थे। अब पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लो, खुद से आ जाना चाहिए इस बार। तो देखो अगर मैं ये 6 बिंदुओं में से, अगर इन 6 बिंदुओं में से 4 बिंदु लूंगा तो चतुर्भुज बनेगा, प्लस इन 6 में से कोई भी 3 लूंगा, इन 6 में से कोई भी 3 बिंदु ले लो और उनसे एक ले लो, तो क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही बनेगा। प्लस इन 6 में से कोई भी 2 बिंदु ले लो, इन 6 में से कोई भी 2 बिंदु ले लो और 2 बिंदु यहां से ले लो, इन 4 में से तो भी बनेगा। देखो भाई कोई भी 2 बिंदु जो आपकी मन की मर्जी वो उठा लो, चतुर्भुज बन जाएगा क्या, चतुर्भुज बन जाएगा क्या, चतुर्भुज बन जाएगा क्या, चतुर्भुज बन जाएगा क्या, बन जाएगा। अब अगर मैं इन 6 में से एक बिंदु लेता हूं और इनमें से 3 ले लेता हूं, अगर आप इनमें से 3 बिंदु लगे, मतलब एक बिंदु इनमें से लेना है और 3 बिंदु लेट सपोज ये और ये चुन लिया, तो आपने क्या बना डाला भाई, ये तो त्रिभुज बन गया। तो इन 6 में से एक लिया और यहां से 3 बिंदु लिया तो वो तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो तो त्रिभुज ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4C3 लोगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, और तो चारों इसमें से लिए तो बनने का सवाल ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो समझे कि नहीं समझे बात? अरे भाई जब आप इसमें से एक बिंदु लोगे और इसमें से 3 तो त्रिभुज ही बन जाएगा ना, कोई से 3 ले लो, इसलिए इन 6 में से 4 लो बनेगा, 6 में से 3 और 1, 6 में से 2 और 2 यहां से तो भी बनेगा, और ये आगे नहीं बनेंगे। तो ये 6C4 कितना होता है, 6C4 15 होता है, प्लस 6C3 20 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 6 खत्म, तो 15 प्लस 80 प्लस 15 से 90, ये 100 185 आ रहा गया। मेथड टू कुल कितने बनने चाहिए थे 10C4, माइनस किसने धोखा दिया, चारों के चारों माइनस। अब देखो यहां पे पंगा हो जाएगा,
अगर इनमें से अपन कोई 3 बिंदु ले लेंगे तो भी नहीं बनेगा, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। 4c1 इंटू 6c1, ये बात ध्यान रखना। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर आते हैं, ये लिख के ही नहीं आते। क्या हुआ, अगर आपने 3 बिंदु यहां से ले लिए और एक इधर से, तो भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो एक तो वो जब चारों के चारों आपने इधर से ले लिए, एक वो केस जब आपने 3 बिंदु यहां से ले लिया और एक इधर से, तो भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? तो कितना आ जाएगा, 10c4 निकाल लो भाई, 10c4 हो गया रे, 10 9 8 7 डिवाइड बाई 432 माइनस 1 माइनस 24। तो ये देखो बच्चे, इस 8 से 8 निपट गया, इससे ये निपट गया, तो 3 आ गया, तो 7 तरीके 210 माइनस 25, 210 माइनस 25 तो 185 आएगा क्या? आ गया। क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या? तो इसलिए अगर सोच रहे हो किसी भी तरीके से पूरा सोचो। क्लियर? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने ज्योमेट्री, बिल्कुल सिंपल वाली ज्योमेट्री जो बच्चे करते हैं वो वाली है। अब है ये थोड़ी सी शानदार वाली ज्योमेट्री। ये अब शतरंज बोर्ड या चेस बोर्ड जानते हैं क्या? चेस बोर्ड का नाम सुना है क्या? मेरे सर देखा ही नहीं है, क्या होता है हमारे गांव में तो कुछ और ही होता है। तो ऐसा नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको चेस बोर्ड के बारे में जानना है तो देखो उसकी पूरी डिटेल ये होती है। चेस बोर्ड की पूरी डिटेल देखो, इसमें ऐसे लाइनिंग होती है 1 2 3 4 5 6 और ऐसा देखो, ये ऐसे 8 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने होते हैं। क्लियर है? और फिर ऐसे भी 8 ही खाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खींचते 8 खाने। देखो 8 खाने होते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी 8 तो खाने होते हैं। और इसमें लाइनों की बात करें तो कितनी लाइनें होंगी? देखो 1 2 9 लाइनें होंगी। तो मतलब 8 क्रॉस 8 का होता है, 8 क्रॉस 8 का होता है। एंड इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है? नंबर ऑफ लाइंस, संख्याओं की रेखा कितनी है, मतलब ऐसे कितनी लाइन है? 9 लाइन होती है एक तरफ में। देखो देख लो 9 लाइन होती है। और एक और इंफॉर्मेशन आपको जो कभी जरूरत पड़ सकता है वो ये है कि इसमें एक डब्बा होता है व्हाइट का, एक होता है ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक। मतलब ये जैसे मान लो व्हाइट आ गया तो ये ब्लैक आएगा, और ये व्हाइट है तो ये ब्लैक आएगा, और ये ब्लैक है तो ये व्हाइट आएगा। मतलब अल्टरनेट चलते रहते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। अरे एक काला एक धोला, एक काला एक धोला, एक व्हाइट एक ब्लैक, तो ऐसे चलते रहते हैं। मतलब अल्टरनेट इसमें रंग भरे होते हैं। 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। चेस बोर्ड क्या होता है? 8 खाने ऐसे होते हैं, 8 खाने ऐसे होते हैं। और रेखाओं की बात करें, अगर रेखाओं की बात करें तो 9 रेखाएं खींचेंगे तभी तो 8 खाने बनेंगे, और ऐसे भी 9 रेखाएं होती है। और इसके अंदर का कलर कैसा होता है? हर डब्बे में चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे व्हाइट आया, यहाँ ब्लैक ब्लैक। अब देखो यहाँ ब्लैक है तो इसके पास वाले में व्हाइट होगा, इधर व्हाइट तो यहाँ ब्लैक होगा, ऐसे चलता रहेगा। ये तो आप निकाल लोगे सही है ना? तो ये बात होती है, यहाँ तक ठीक है बात? तो ये बात है। अब बात ये है कि क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं वो देखिए, और इन क्वेश्चंस का करने का आसान वे क्या है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर टाइम फंसते हुए नजर आते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चंस को करने का वे देखिए। तो 3x3 का मुझे चाहिए शतरंज बोर्ड। तो 3x3 का वर्ग, कितने वर्ग इससे अपन बना सकते हैं? तो देखो 3x3 का अगर मैं इस टाइप से चुनना चाहूं तो सबसे पहला मेरा 3x3 का यही आएगा क्या? यही 3x3 का वर्ग है क्या? ये 3x3 का। अब मैं इसको एक इधर शिफ्ट किया, एक इधर शिफ्ट किया तो और एक बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर ऐसे शिफ्ट किया तो एक और आ जाएगा। ये पहले वाला अलग था, अब वाला अलग है। और अगर मैं और बनाऊं तो ये वाला फिर अलग हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाओ तो स्क्वायर्स आते जाएंगे क्या? मतलब इस लाइन से लूंगा तो देखो एक स्क्वायर तो इस लाइन वाला बन जाएगा। इस लाइन को चूज किया और ये, फिर पहली लाइन इसको चूज किया तो एक स्क्वायर यहां से भी बन जाएगा। फिर मैंने इसको चूज किया तो एक स्क्वायर यहां से मिलेगा। फिर इसको चूज किया तो एक आगे वाला मिल जाएगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से भी मिलेगा।
और इसके आगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? देखो इस वाली को पहली लाइन सेलेक्ट किया तो 1 बन गया, इसको किया तो 13 और 6। क्यों आगे वाली से क्यों, इस 7 वाली से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 7 वाली से तो फिर बाहर चला जाएगा ना 3 क्रॉस 3 का, इसलिए आगे नहीं बनेंगे, आगे नहीं बनेंगे। मतलब कितने, अगर इस टाइप से देखें तो कितने स्क्वायर बनेंगे? कितने स्क्वायर बनेंगे? 6। अगर इधर से अपन ने लेना शुरू करेंगे तो कितने बनेंगे? 6 तक। मतलब 6 लास्ट वाला कौन सा होगा? लास्ट वाला स्क्वायर आपका होगा ये, लास्ट का स्क्वायर आपका होगा ये, लास्ट ये स्क्वायर बनेगा। इसके आगे नहीं जाएगा। देखो इसको तो काउंट कर लिया ना 6 नंबर भाई। 1 नंबर लाइन पे बनाया, 2 पे बनाया, 3 पे बनाया, 4 पे बनाया, 5 पे बनाया, 6 पे, लास्ट 6 वाला। इसके आगे कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, इसके आगे कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। ऐसे ही आप अगर इधर से छोड़ते जाओ इधर से, तो इधर से चुनने के कितने तरीके? इधर से 6 तरीके, इधर से 6 तरीके। अब ऐसे ही इधर भी इसके पास ऑप्शन है क्या? इसको एक खिसकाओ और एक खिसकाओ, एक और खिसकाओ, एक और 6 तक खिसका दो। मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में यहां तक कितने स्क्वायर्स आ गए? 6 स्क्वायर्स आ गए। अब इसको एक नीचे खिसका दो, एक क्या करो? नीचे खिसका दो। मतलब नीचे का मतलब यहां से काउंट कर लो। मतलब इन सबको स्क्वायर को 6 और बन जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे किसका दो? 6 और बन जाएंगे। यहाँ किसका दो? 6 और बन जाएंगे। यहाँ किसका दो? 6 और बन जाएंगे। यहाँ किसका दो? 6 और बन जाएंगे। इससे नीचे आप किसका नहीं सकते। मतलब लास्ट पोजीशन क्या आ सकती है? लास्ट पोजीशन यही आ सकती है क्या बच्चे? तो नीचे से नीचे इसको कहां किसका खिलाओगे? यहाँ तक। तो मतलब 6 इस लाइन में बन रहे हैं, 6 इसमें, 6 इसमें, तो और 6 तो इस टाइप से बन रहे हैं। मतलब 6 बार तो ऐसे खिसका सकते हो आप, और 6 बार ही ऐसे। तो 6 × 6 36 आंसर आ जाएगा। ये तरीका था, अपन ने बना बना के देख लिया। पर यार इतना टाइम नहीं, और जब जटिल क्वेश्चन होगा तब इतना नहीं बना पाएंगे, नहीं टाइम लग जाएगा। मतलब बना सकते हो। मतलब अपन ने देखो इसको खिसकाया, इसको खिसकाया ऐसे, इसको खिसकाया ऐसे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे ये बहुत जल्दी आ जाएगा। ध्यान से सुनना। ये तो समझ गए ना भाई? अगर मेरे को प्रैक्टिकली करना होता, पहली बार मैं कर रहा होता तो ऐसे ही करता, मैं काउंट कर लेता। अच्छा यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, इसको खिसका खिसका के काउंट कर लिया, और फिर इसी लाइन को नीचे खिसका दिया, एक ग्रिड, फिर एक ग्रिड से, फिर एक ग्रिड से, फिर एक ग्रिड। तो ये बात हो सकती। अब देखो अपन एक इसका अच्छा मेथड लाने वाले हैं जिससे कि अपना आंसर बहुत जल्दी आए। तो बहुत जल्दी आए तो देखो इस जो आंसर है उसको एक चीज से रिलेट कर सकते हैं अपन। वो क्या है? वो ये है कि अपने को 3 × 3 का वृत्त चाहिए, और अपने पास 8 डब्बे थे, तो मतलब 5 डब्बे छोड़ने क्या? 3 चाहिए, 3 × 3 चाहिए, मतलब 5 डब्बे छोड़ने, 5 अपने को वो छोड़ने पड़ेंगे। और इधर भी कितने छोड़ने पड़ेंगे? 5 छोड़ने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 3 × 3 को चाहिए, तो मतलब 5 छोड़ने, और इधर भी 5 छोड़ने। अब ये छोड़ने वाला तरीका मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा रिलेशन है इसमें, और वहां से अपन आंसर बहुत जल्दी लिख पाएंगे। तो वो क्या है? वो ये है बच्चे कि जैसे देखो जितने छोड़ने हैं, अब देखो ये 3 × 3 लगातार, बस जैसे मेरे को एक डब्बा छोड़ना है, एक डब्बा छोड़ना है, और जो बचे हुए 7 डब्बे वो साथ में बचने चाहिए। एक बात ध्यान से करना, अगर मुझे जैसे मान लो एक डब्बा छोड़ना है, तो एक डब्बा छोड़ना है, और बाकी के बचे हुए 7 × 7 का बनाना चाहिए। इसके मतलब बाकी के बचे हुए डब्बे साथ में होने चाहिए। मतलब देखो ये वर्ग बन रहा है, मतलब जो डब्बे छोड़ने वो ऐसे छोड़ने कि ये बचे हुए साथ में रहे। तो एक बात ध्यान से, जैसे मेरे को एक डब्बा छोड़ना है, तो एक डब्बा मैं या तो कहां से छोड़ दूंगा? या इधर से छोड़ दूंगा, या तो फिर मैं कहां से छोड़ दूंगा? इधर से। क्योंकि जो बचे हुए हैं ना वो साथ में रहने चाहिए। जैसे अपन इसी चीज को समझते हैं। जैसे मेरे को एक डब्बा छोड़ना हो, मान लो मेरे को एक डब्बा छोड़ना हो, एक डब्बा छोड़ना हो, एक छोड़ना हो, एक छोड़ना है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो एक साथ रहने चाहिए, तभी तो उनसे कोई आकृति बनेगा। तो इसलिए मैं या तो ये वाला एक छोड़ सकता हूं, या तो पहले वाला छोड़ दो, ये साथ में बच गए। अब मैं ये एक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये एक छोड़ दिया तो एक इधर बच गया और 6 इधर, उनसे तो कोई आकृति नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर आकृति बनाना तो जो डब्बे अपने को छोड़ने हैं, तो वो या तो इधर छोड़ो एक डब्बा, या तो इधर छोड़ो, या तो इधर छोड़ो। मतलब एक डब्बे को छोड़ने के कितने तरीके हैं? 2। अगर मेरे को 2 छोड़ना पड़े तो 2 डब्बे इस प्रकार छोड़ने हैं कि जो बचे हुए हैं वो एक साथ रहे। तो 2 डब्बे छोड़ने के कितने तरीके हैं बच्चे? देखो बच्चे ध्यान से, कि या तो मैं ये वाले 2 छोड़ दूं, या तो मैं इधर वाले ही 2 छोड़ दूं, या फिर मैं एक इधर से छोड़ दूं और एक इधर से छोड़ दूं, तो भी जो बचे हुए हैं वो साथ में रहेंगे, या फिर मैं दोनों ही इधर से छोड़ दूं। तो 2 डब्बे छोड़ने के कितने तरीके आएंगे बच्चे? 3।
दो डब्बे छोड़ने तो या तो दोनों इधर से छोड़ दो, या तो दोनों इधर से, या तो एक इधर से एक इधर से, तो भी बचे हुए जो डब्बे हैं वो साथ में रह जाएंगे। ऐसे ही तीन छोड़ना हो तो या तो देखो तीनों के तीनों इधर से छोड़ दो तो बचे हुए साथ में रह जाएंगे, या फिर दो यहां से छोड़ो एक यहां से छोड़ो, या फिर एक यहां से छोड़ो दो यहां से छोड़ो, या तो तीनों यहां से। तो कितने तरीके? तीन छोड़ने के तरीके चार। ये बात ध्यान देखो, बहुत खतरनाक बात है कि अपन कैसे छोड़ रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 का लेना है। इसका मतलब अपन ने उल्टा कर दिया इसको कि 5 डब्बे छोड़ने। वो क्यों किया है कि उससे बहुत जल्दी अपन आंसर निकालने वाले। बस एक बार समझ जाओ कि अपन ये छोड़ रहे हैं, वो डब्बे इस प्रकार से छोड़ रहे हैं, जो ये डब्बे छोड़ रहे हैं वो इस प्रकार से छोड़ रहे हैं कि जो बचे हुए थे उनसे अपनी आकृति बननी चाहिए, मतलब वो बचे हुए लगातार होने चाहिए। तो इन डब्बों को अपन छोड़ सकते हैं किनारों से, बीच में से नहीं छोड़ पाएंगे। बीच में से 3 छोड़ दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, आधे डब्बे इधर आधे, उनसे कोई आकृति नहीं बनेगा। इसलिए ये छोड़ने के तरीके ना, जैसे एक छोड़ना है तो 2 तरीके, मतलब एक ज्यादा, 2 छोड़ना है तो 3 तरीके, इससे एक ज्यादा, 3 छोड़ने हैं तो इसके n। अगर मेरे को n डब्बे छोड़ने पड़े तो n छोड़ने हो तो कितने तरीके हो जाएंगे? तो n+1। बाकी ये छोड़ने वाली बात थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा अपने को। मैं इस टाइप के क्वेश्चन में उल्टा अप्रोच करता हूं कि मेरे को 3 डब्बे चाहिए तो मेरे को क्या है 8 डब्बे थे टोटल, तो उनमें से कितने छोड़ने? 5 छोड़ने। तो उसको मेरे को एक फायदा मिल जाता है। क्या बेनिफिट मिल जाता है कि n डब्बों को छोड़ने के तरीके n+1। तो यहां देखो 5 डब्बे छोड़ने थे तो कितने तरीके हो जाएंगे? 5 + 1 6 इंटू यहां पे 5 + 1 6 36। देखो ये सब कुछ भी नहीं करके मैं सीधा सीधा आंसर निकाल पाऊंगा क्या मेरे क्वेश्चन का? तो ये तरीका है जिससे अपन इसको अप्रोच करने वाले। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो बात ये है बच्चे, बात ये, अगर आपको 3 क्रॉस 3 का वर्ग चाहिए तो आपको कितने हैं? 3 क्रॉस 3 का चाहिए मतलब 5 डब्बे छोड़ने पड़ेंगे। 8 थे एक तरफ तो 5 डब्बे छोड़ने पड़ेंगे, और 5 डब्बे छोड़ने तो उसके तरीके 6 होते हैं, क्योंकि n डब्बे छोड़ने के तरीके n+1 ये अपन ने ले लिया है। और इसको अगर आप साथ में रखोगे तो ये बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस को यहां पे खत्म कर देगा। और ये समझा दिया, एक डब्बा छोड़ना है या तो इधर वाला छोड़ोगे या तो इधर, मतलब उसके 2 ही तरीके। क्यों? बीच वाला कोई एक डब्बा छोड़ दिया तो फिर बचे हुए हैं उनसे कोई भी कुछ बनेगा ही नहीं ना। वो तो एक बीच में खाली हो गया तो फिर कोई भी वो नहीं बनेगा जो अपन बनाना चाहते वर्ग। क्योंकि आपने ये डब्बा छोड़ दिया तो फिर क्या वर्ग बनेगा? आधे इधर बच के आधे इधर। अरे सर उनसे बना लेंगे ना वर्ग। देखो लगातार वाले डब्बों से बन रहा था, ये अपन ने यहां बनाए थे। तो इसलिए ध्यान से देख लो इस कंसेप्ट को, सब सवाल सटासट हो जाएंगे। क्या? हमेशा अगर ऐसा कुछ हो 8 डब्बे हो, इनमें से कुछ वर्ग लेने हो तो क्या कर दो? 5 डब्बे, 3 डब्बे लेने, 5 छोड़ने, खत्म खत्म। तो अब ये है कुल वर्ग। कुल वर्ग 8 क्रॉस 8 का था, 8 क्रॉस 8 का था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 क्रॉस 8 का। तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं? कुल कितने वर्ग है? कुल कितने वर्ग है? कुल कितने वर्ग है तो वो कैसे काउंट करें? तो अब कुल वर्ग काउंट करने देखो, एक तो ये छोटे छोटे वाले भी आपको वर्ग दिख रहे होंगे, एक ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा भी वर्ग दिख रहा होगा, और ये पूरा का पूरा ही ले लें तो ये वर्ग है क्या? तो कुल मिला के सभी वर्ग काउंट करने अपने को, तो सभी तो इसमें बहुत से हो जाएंगे। कैसे काउंट करेंगे भाई? देखो एक सबसे बड़ा वर्ग है वो क्या है? 8 क्रॉस 8 का। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो क्या है? 1 क्रॉस, एक डब्बा, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। तो कैसे काउंट करें कि इसमें कुल कितने, चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग हैं, कैसे काउंट करें? तो कैसे काउंट करने के लिए बच्चे देखो, इसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? 8 क्रॉस 8 का वर्ग। 8 क्रॉस 8 का वर्ग सबसे बड़ा वर्ग यही है क्या? और ये वर्ग कितना है? एक ही है क्या? क्योंकि एक ही होगा ना ये तो 8 क्रॉस 8 का। या ऐसे सोच लो, या ऐसे सोच लो, मतलब 8 डब्बे लेने, कितना? 0 डब्बा छोड़ना है, 0 छोड़ना, और उधर भी 0 छोड़ना। तो 0 छोड़ना है और इसको भी 0 छोड़ना है, तो 0 छोड़ने का तरीका 1 और उसको 0 छोड़ने का 1, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही फिर इससे छोटा वर्ग लाएंगे तो, इससे छोटा वर्ग लाएंगे तो 7 क्रॉस 7 का वर्ग। 7 क्रॉस 7 का वर्ग मतलब कितने डब्बे छोड़ने हैं? 7 डब्बे लेने हैं। 7 डब्बे लेने हैं मतलब कितने छोड़ने हैं? 1 छोड़ना है और इधर भी 1 छोड़ना है। तो 1 छोड़ने के तरीके 2।
एक डब्बा छोड़ने के तरीके दो, एक ज्यादा होता है भाई। n डब्बे छोड़ने हो तो उसका तरीका n+1 होता है। तो यहाँ पे एक ज्यादा तो मतलब कितना, 2 गुणा 2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर बोल सकते हो। अब 6 क्रॉस 6 का वर्ग आएगा इससे छोटा। अब 6 क्रॉस से देखो 7 क्रॉस 7 के कितने वर्ग कितने 7 क्रॉस 7 के कितने आगे वर्ग, 4 आगे। कैसे 4 आगे वो समझ भी सकते हो आप कि इधर से ये वाला 7 का लिया, इसको नीचे किसका दिया, देखो समझने को लिए समझ सकते हो। देखो बच्चों, ये वाला मैं 7 क्रॉस 7 का लिया पहले, ये 7 क्रॉस 7 का वर्ग है। एक बार इसको नीचे किसका दिया, नीचे किसका दिया, नीचे किसका दिया, तो 2 हो गए। एक बार फिर इसको इधर किसका दिया, एक बार इसको इधर, तो 4 ही वर्ग आने चाहिए थे, 4 ही आ रहे हैं। 7 क्रॉस 7 के 4 ही वर्ग आने चाहिए थे, 4 ही आ रहे हैं। 6 क्रॉस 6 का वर्ग, तो 6 क्रॉस 6 का वर्ग, तो देखो कितने डब्बे छोड़ने, 2 डब्बे छोड़ा। और यहाँ पे कितने छोड़ने, 2 भी, इधर 6 इधर 6, तो 2 छोड़ने, तो 2 को छोड़ने का तरीका 3 और उसको भी 3, तो 3 का स्क्वायर। और ऐसे ही आता जाएगा। 5 क्रॉस 5 का वर्ग, तो कितने डब्बे छोड़ने, 3, और इधर भी 5 डब्बे लेने मतलब 3 छोड़ने, 3 छोड़ने का मतलब 4 तरीके होंगे उनके, तो 4 का स्क्वायर। और ऐसे लास्ट वाला वर्ग क्या आएगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का कितना आएगा बताओ, एक एक डब्बा लेना है मतलब 7 डब्बे छोड़ने हैं और 7 डब्बे छोड़ने हैं। 7 डब्बे छोड़ने का तरीका 8 × 8, तो ये 8 का स्क्वायर। और आप काउंट भी कर सकते हो, ये छोटे वाले वर्ग कितने आते हैं इसमें, 64 आते हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ऐसे 8 ही ऐसे, 8 20 64, तो 64 आने चाहिए थे, 64 आ भी रहेगा। तो बस ये सबको काउंट कर लेना, इन सबको लिख लेना है अपने को। स्क्वायर का सम 1 से 8 तक के स्क्वायर का सम, इतने वर्ग आ जाएंगे प्लस 8 स्क्वायर। इसका सीधा योग का फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1 बाई 6, तो 90 72, तो 12 × 17 हो गए, 12 × 17 तो 170 और 34 204 वर्ग होते हैं। अब ये कोई तो आंसर भी याद रख लेता है, तो आंसर भी याद रख लो क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, और अगर कुछ भी नहीं पता तो पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बच्चे ध्यान से याद रखो, अगर चेस बोर्ड में आपको किसी भी क्रम का वर्ग चाहिए, किसी भी क्रम का कोई सा भी वर्ग चाहिए, जैसे 6 क्रॉस 6 के कितने वर्ग होंगे, 6 क्रॉस 6 के कितने इसमें वर्ग होंगे, तो क्या करोगे आप बच्चे कि 6 क्रॉस 6 का वर्ग लेना मतलब 2 छोड़ने हैं और 2 छोड़ने हैं। अगर 2 छोड़ने हैं और 2 छोड़ने हैं तो 2 का छोड़ने का तरीका 1 ज़्यादा 3 और इसका भी 3 3, तो कितने वर्ग होंगे इसके, 6 क्रॉस 6 के कितने वर्ग होंगे, 9। ऐसे कितने भी क्रॉस का वर्ग चाहिए तो ये तो निकाल ही लोगे, ये तो निकाल ही लोगे। क्लियर गई बात, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या बोला कि हमेशा अगर 1 क्रॉस 1 का वर्ग चाहिए, 2 क्रॉस 2 का वर्ग चाहिए, कितना ही चाहिए, आप ये सोच लेना कि कितने डब्बे छोड़ने, और n डब्बे छोड़ने के तरीके n+1, n डब्बे छोड़ने के तरीके n+1। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो अब ये आते हैं उसी चेस बोर्ड से अब बहुत सिंपल हो जाएगी। चेस बोर्ड से कितने, 3 क्रॉस 4 के आयत लेने, 3 क्रॉस 4 के आयत लेना, तो आयत लेना है तो मैं सीधा सीधा छोड़ने वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा। कितने, 3 क्रॉस 4, 3 लेना है मतलब कितने छोड़ने, 5 छोड़ने, और इंटू 4, 4 मतलब कितने छोड़ने, 4 लेने हैं मतलब 4 ही छोड़ने भाई, 8 थे ना टोटल। और बताओ 5 छोड़ने के तरीके, 5 छोड़ने के तरीके 6 और 4 छोड़ने के तरीके 5, तो 30। पर आयत थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा एक मिसकंसेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि 3 क्रॉस 4 का आयत चाहिए तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 3 क्रॉस 4 को, और ऐसा भी ले सकते हैं। क्या ये 3 क्रॉस 4 है, ये 3 क्रॉस 4। तो देखो बच्चे, आयत के केस में क्या होता है, आयत के केस में ऐसा आयत भी होंगे, कुछ ऐसे आयत भी होंगे। तो अपन ने ये तो एक तरफ से काउंट किया, ऐसे वाले आयत भाई खड़े आयत भी हो सकते हैं और आड़े आयत भी हो सकते हैं ना। तो ये जो संख्या आई है, अपन ने क्या करा, 3, जिस तरफ 3 है उससे 5 छोड़, मतलब इस टाइप के आयत काउंट हुए हैं। तो अब इस टाइप के भी तो सेम ही होंगे। देखो अब मैं बता देता हूं, इस तरफ आपके पास 8 डब्बे थे, क्या इस तरफ आपके पास 8 डब्बे थे, 8 डब्बों में से 3 लेना है मतलब कितना, 5 छोड़ना, 5 छोड़ने के तरीके 6, और इस तरफ कितने डब्बे थे, 8 थे, 4 लेने वाला 4 छोड़ने, तो 5 तरीके। तो इन आयतों की संख्या भी 30 है, और इन आयतों की संख्या भी काउंट कर लेते। देखो इस टाइप कितने, इधर कितने थे, 8 थे, कितने छोड़ने 4,
4 लेने हैं तो 4 ही छोड़ने, 4 छोड़ने का तरीका 5, और इस तरह कितने थे 8 थे, कितने लेने 3, तो कितने छोड़ने 5, 5 छोड़ने का तरीका 6। तो ऐसे आयत भी 30 होंगे और ऐसे आयत भी 30 होंगे, तो कुल आयतों की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चे 30 30 60। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये आएगा 2 गुणा 30 बराबर 60। क्यों बोल दिया ये 60? क्योंकि कुछ आयत ऐसे भी होंगे, कुछ आयत ऐसे भी होंगे, तो इनको अलग अलग अपने को काउंट करना पड़ेगा। अगर अपन आयतों की संख्या देख रहे हैं तो अलग अलग अपने को काउंट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आयत वाले में एक पंगा है छोटा सा, आयत वाले में एक छोटा सा पंगा है कि ऐसे आयत और ऐसे आयत अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे आपको। हाँ, कुल आयत, तो आयत का क्रम क्या क्या हो सकता है बच्चे? सर 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 8, 3 क्रॉस 8, ऐसे करने लगे तो खत्म हो जाएगा चीज। तो कुल आयत कैसे निकालेंगे कि इस चेस बोर्ड में कुल आयत कितने थे, कुल आयत कितने थे इस चेस बोर्ड में? इस चेस बोर्ड में कुल आयत कितने थे, कुल आयत कितने थे, कुल आयत कितने थे, कुल आयत कितने थे? तो कुल आयत कितने थे इसमें चेस बोर्ड में? तो ऐसे तो क्रम की सोचने लग गए तो सोच गए कि 1 क्रॉस 8 का, 2 क्रॉस 8 का, 3 क्रॉस 8 का, 4 क्रॉस 4 का। हाँ, 4 क्रॉस 4 वाले जो वर्ग आते हैं उनको भी अपन आयत बोलेंगे, याद रखें, याद रखें। 4 क्रॉस 4 का वर्ग मतलब देखो आयतों की संख्या में उनको भी गिना जाएगा, उनको भी गिना जाएगा भाई। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, तो ध्यान रखना आयतों की संख्या में उनको भी गिना जाएगा। और अगर वो नहीं गिनवाना चाहता तो फिर वो बोल देगा कि आयतों की संख्या जो वर्ग नहीं है, ऐसे करके बोलेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए ध्यान देंगे कुल आयत है, तो अगर मेरे पास एक वर्ग है तो उसको भी मैं आयत की संख्या में काउंट करने वाला हूं, क्योंकि वो भी एक आयत है। अरे पढ़ा है ना, प्रत्येक वर्ग आयत होता है पर आयत वर्ग नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल से। तो इस काम को अंजाम कैसे दें, इस काम को अंजाम कैसे दें, इस काम को अंजाम कैसे दें? तो इस काम को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो, थोड़ा सा अलग। ये कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कितने हैं? 9 रेखाएं। अगर इनमें से मैं कोई भी 2 रेखा ले लूं तो आयत की 2 भुजा आ जाएंगी क्या? अगर मैं इधर में से कोई भी 2 रेखा ले लूं तो आयत की 2 भुजाएं आ जाएंगी क्या? भाई इसमें से कोई भी 2 रेखाएं ले लो तो 9 सी 2, 9 में से 2, 9 में से कोई भी, देखो रेखाओं की बात कर रहा हूं, 9 रेखाएं, कोई भी 2 रेखा ले लो आयत की 2 भुजा आ जाएगी क्या? और ऐसे ही इधर भी कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रेखाएं इधर भी है। आयत की 2 भुजाएं आ चुकी है और इन 9 में से 2 लेते ही 2 और आ जाएंगे क्या? तो इंटू 9c2, इंटू 9c2। तो आयतों की संख्या बहुत आसान है, आयतों की संख्या निकालना बहुत आसान है। कितना? 9, 9 पंचे 45 इंटू 9 पंचे 45, 45 का स्क्वायर 25, याद है क्या बच्चे? 20 25। तो ये आंसर है, कुल आयत इतने होंगे। तो अगर कुल आयतों की संख्या पूछे तो अलग कंसेप्ट है, अलग मतलब कि 2 भुजा इधर से ले लो, 2 भुजा इधर से ले लो, आयत बन जाएगा। भाई कोई भी 2 चूज कर लो अपन ने, जैसे आपने ये चूज की, आपने ये 2, एक ये वाली भुजा ली और एक ये वाली, तो ये 2 भुजाएं आ गई। अब इधर में से आपने ये वाली भुजाई चूज की और आपने ये वाली चूज की, तो ये आयत आ गया, तो ये आयत बन गया आपका। तो मतलब कोई भी 2 भुजा इधर से लो, कोई भी 2 भुजा इधर से लो, आयत बन जाएगा, तो आयत बन जाएगा, तो आयत बनती है। तो अगर कुल आयत चाहिए तो कोई 2 भुजा इधर से ले लो, कोई 2 भुजा इधर से ले लो, आयत बन जाएंगे। वर्ग चाहिए तो बात ठान लो, या 3 क्रॉस 4 का आयत चाहिए तो डब्बे छोड़ने वाला तरीका इज द बेस्ट वे। क्या? 3 क्रॉस 3 का वर्ग चाहिए मतलब 5 5 डब्बे छोड़ने वाला 6 6 तरीके, खत्म खत्म। तो ये बात तो आप कर लोगे। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, n भुजा वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या, n भुजा है, उस बहुभुज में विकिरणों की संख्या कितनी है? क्या ये तो कैसे बताओ, n भुजा है किसी बहुभुज में तो उसमें विकिरणों की संख्या कैसे निकालोगे? मतलब ये 1 2 3, मतलब n शीर्ष वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या।
तो सर विकिरण कैसे बनेंगे? कोई भी दो शीर्ष ले लें, विकिरण बन जाएगा क्या? तो Nc2 पर Nc2 लिया तो दिक्कत क्या है? मतलब आपने इन n बिंदुओं में से कोई भी दो बिंदु ली तो एक रेखा आ गई, वो विकिरण हो जाएगा। पर वो रेखाएं देखो बच्चे बुझा भी हो सकती है क्या? वो विकिरण देखो बुझा भी हो जाएगी क्या? भाई आपने ये और ये बिंदु चुन लिया तो ये आया तो ये तो बुझा होगी, और अगर ये और ये चुना तो ये विकिरण होगा। तो मतलब ये रेखाओं की संख्या आ गई। ये क्या है? कुल रेखाओं की संख्या। इनमें क्या क्या आई है? या तो बुझा या तो विकिरण। Nc2 n में से कोई भी दो बिंदु लिए तो एक रेखा बनेगी, वो रेखा या तो बुझा होगी या तो विकिरण होगा। तो ये कुल रेखाएं हैं, इनमें से बुझाओं की संख्या माइनस कर देते हैं। इसकी कितनी बुझाएं हैं? n, तो Nc2 माइनस n, तो n इंटू n माइनस 1/2 तो ये बात फॉर्मूला ये याद रख लेना, Nc2 माइनस n। अरे कई बार बच्चे भूल ही जाते हैं कुछ सब कुछ, तो Nc2 माइनस n ये फॉर्मूला याद रख लेना आप। n भुजा वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या चाहिए तो कितनी आएगी बताए? Nc2 माइनस n, Nc2 माइनस n। एक तरीका तो ये था कि कुल रेखाएं निकाल लो भाई, इनसे कोई भी दो पॉइंट लो, कुल रेखाएं आ जाएंगे, उनमें क्या आएगा? या तो भुजा बनेगी या तो विकिरण बनेगा। तो भुजाओं की संख्या को माइनस कर दिया, ये भुजा थी इतनी तो माइनस कर दिया तो आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका कि सर अगर आपको विकिरण बनाना है तो आप पास पास वाले दो शीर्ष नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? पास पास वाले दो शीर्ष मत लो, मतलब आप दूर दूर वाले शीर्ष लो। तो दूर दूर वाले शीर्ष लेने के कैसे तरीके? कि दो पास पास वाले शीर्ष मत चूज करो। तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं? पास पास वाले नहीं करूं तो पहले शीर्ष को चुनने के तरीके Nc1। अब दूसरा शीर्ष मैं अगर मान लो मैंने पहला शीर्ष ये चुन लिया तो मैं दूसरा शीर्ष ना तो इसको चुन सकता, ना ही इसको, ना ही इसको। क्यों? पास वाला, इसके पास वाला शीर्ष नहीं चुनना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी? बुझा आ जाएगी। नहीं तो कितने तरीके माइनस हो गए? मतलब तीन तरीके। ये इन तीनों में से दूसरा नहीं चुन सकता तो दूसरे के चुनने के तरीके n-3c1, तो ये क्या आ जाएगा? n-3। अब बच्चे यहां पे पहला दूसरा, मतलब एक बार ऐसा हो सकता है क्या? ये वाला शीर्ष किससे आ जाएगा? Nc1 से आ जाएगा, और ये वाला शीर्ष जैसे मान लो इसका कोई नंबर देते हैं, ये आ जाएगा n-3। भाई ये Nc1 से आ सकता है, ये इससे आ सकता है। और एक बार ये वाला शीर्ष Nc1 से कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आ सकता है, और उससे ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुणन नियम था आपका, आपने गुणन नियम का यूज किया। यहाँ पे क्या हो गया? क्रम से हो गया, इसलिए बाई 2 करना। देख लो यहाँ पे वही आ रहा है n-3। देख लो आप एलसीएम ले लो, n कॉमन ले लो, n-3/2। तो इसलिए याद रखना अगर ऐसे पहले दूसरा शीर्ष चुन रहे हो तो वहां क्रम से आ जाता है, उसको हटाना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है ये वाला बात तो क्लियर होगा। हाँ, अब अपन चलते हैं। अब ये थोड़ा सा और अच्छा है। शतरंज बोर्ड से 1x1 के 2 वर्ग इस प्रकार चुनने के तरीके कि वो एक उभयनिष्ठ भुजा रखते हैं। शतरंज बोर्ड है, उससे 1x1 के 2 वर्ग चुनने हैं इस बार, कि उन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मतलब 2x2 के तो ऐसे ही होंगे क्या? वो ऐसे ही होंगे क्या? तो मतलब यही तो अब देखो अपने को बोला था कि दो 1x1 के वर्ग चुनना है और उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो मतलब ऐसी आकृति उठानी है कि अपने को यही उठाना है क्या? मतलब ये जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो मतलब ये उठाना है क्या? तो इसके उठाने के कितने तरीके? तो ये क्या हो गया? पूरी आकृति को देखोगे तो 2x1 का आयत हुआ क्या? तो अगर अपन 2x1 का आयत ले आएंगे तो वो ऐसे ही दिखेगा क्या? तो कुल मिला के 2x1 के आयत लाने हैं। 2x1 के आयत लाने हैं, तो 2x1 के आयत अपने को लाने हैं अगर, तो आप ध्यान से देखो, या तो वो आयत ऐसा हो सकता है या तो वो आयत ऐसा हो सकता है। तो ये 1 ये 2। तो बच्चे इधर कितने होते हैं? इधर कितने डब्बे? 8 डब्बे। उनमें से एक ही लेना है, तो कितने छोड़ने हैं? 7 छोड़ने हैं। इधर 8 होते हैं, उनमें से 7 छोड़ने हैं। 7 छोड़ने का तरीका 8। इधर कितने होते हैं? 8 में से 2 लेना है, तो कितने छोड़ने हैं? 6 डब्बों को छोड़ने का तरीका 7, प्लस ये भी क्या हो जाएगा? इधर 1 और इधर 2, तो इधर से कितने छोड़ने हैं? 6, तो इसका तरीका 7 और इसका तरीका 8। तो 56 112 तरीके से इस टाइप की आकृति अपन सेलेक्ट कर पाएंगे। कुल मिला के बात यही तो था ना, एक भुजा उभयनिष्ठ रखते हो। एक भुजा उभयनिष्ठ मतलब इसी टाइप के 2 वर्ग चुनने हैं, तो मतलब वो तो आयत ही हो गया।
आयत हो गया तो इस आयत को निकालने के तरीके ये और ये आधे और तिरछे आयत बनाने पड़ेंगे अपने। दूसरी बात ये आती है कि ठीक एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, मतलब उन दोनों में ठीक एक ही शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। दोनों वर्ग चुनने एक क्रॉस एक के, तो वो यही आकृति बनेगी क्या, यही बनेगा क्या कि ऐसे डब्बे उठा के लाने, क्या ऐसे डब्बे उठा के लाने। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर ऐसा इनकम्प्लीट ज्योमेट्री बनता है तो अपन इसको क्या करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं बच्चे, पहले इस ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं। ज्योमेट्री कंप्लीट कैसे होगा, ज्योमेट्री कंप्लीट ऐसे होगा क्या, इसको ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया तो पहले ये इससे ज्योमेट्री कंप्लीट करो। ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया क्या, ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लो। तो ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर क्या वर्ग आ गया क्या, तो 2 क्रॉस 2 के वर्ग को 6 छोड़ने, इधर 6 छोड़ने ना यहाँ, और यहाँ पे भी कितने छोड़ने, 6 छोड़ने। तो 6 छोड़ने के तरीके कितने हो गए जाएंगे बच्चे, 7, और ये 7, तो कितने वर्ग, ऐसे कितने, इस वर्ग को अपन कितनी टाइप से उठा पाएंगे, कितने तरीकों से उठा पाएंगे, 49 वेज, कितने 49 वेज से इस वर्ग को अपन उठा पाएंगे। ये बात क्लियर है। तो 49 वेज इसके आ जाएंगे, 39 तरीके, 49 है ना। अब एक वर्ग में ऐसी आकृतियां कितनी बनेंगी, देखो बच्चे इस एक वर्ग में ऐसी आकृति एक तो ये बन रही है और एक ये भी बन रही है, तो इस एक वर्ग में ऐसी आकृतियां कितनी बन जाएंगी बच्चे, एक तो ऐसी और एक ऐसी। तो मतलब एक वर्ग से ये आकृतियां कितनी बन जाएंगी, जो इसको चाहिए वैसी कितनी आकृतियां बन जाएंगी, एक और दो, तो एक इस वर्ग में 2 आकृतियां आ जाएंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 98 आंसर। मतलब उसको चुनने का तरीका तो वही था 49, पर एक वर्ग में 2 आकृतियां बनेंगी, तो 2 × 49 दैट इज 98। ये वाली बात क्लियर होती है कि एक वर्ग उसके ऐसे शीर्ष उठाने, तो ये 2 × 49 दैट इज 98। क्लियर है ये बात। तो ये पूरा ज्योमेट्रिकल पीएनसी जितना हो सकता था वो अपना कवर हुआ इसमें। अब अपन ने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं इसी में, वो है संख्याओं का योग। तो देखो ये होता क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, अंकों 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बोल दिया कि इन अंकों का प्रयोग करके जितनी भी 4 अंकों की संख्याएं बनेंगी उन सब का क्या चाहिए, योग चाहिए। इन अंकों का यूज करना है और जितनी भी 4 अंकों की संख्याएं बना सकते हो उनका योग चाहिए। तो पहला है इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो ये योग निकालें कैसे, ये योग निकालें कैसे, मतलब बहुत सी संख्याएं बनेंगी और इनफैक्ट 4 अंकों में बनानी है तो 5 फैक्टोरियल 120 संख्याएं बनेंगी। उन 120 संख्याओं को जोड़ तो सकते नहीं है, तो फिर योग कैसे निकालें। और अगर सवाल संख्याओं का हो तो उसमें कोई बेसिक चीज है तो वह है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान सुने हो क्या, जैसे स्थानीय मान में क्या होता है, 312 को आप क्या लिख सकते हो, 312 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 10 की घात 2, ये 10 की घात 0 बोल दो इसको। देखो ये भी 312 ही आ रहा है क्या, तो ऐसा स्थानीय मान लिखोगे यहाँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, इस टाइप का देखिए हो क्या स्थानीय मान, तो ये भी 300। तो अगर अपने को संख्याओं का योग निकालना है तो अपन स्थानीय मान के कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। और स्थानीय मान का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर यहाँ 2 आया है तो इसका मान कितना आएगा, 2 × 10 की पावर। अगर यहाँ 1 आया तो इसका मतलब इस संख्या को मुझे जोड़ना है तो मैं ऐसे भी जोड़ सकता, इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख लो 312 ही आ रहा है, तो ये है स्थानीय मान का कंसेप्ट, इसका यूज करने वाले हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखो आप, मेन चीज वो है। जैसे मैं ये देखूं कि अपन संख्या बनाएंगे कितने अंकों की, 4 अंकों की। अगर अपन 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, मतलब यहां पे बहुत सी संख्याओं में यहां पे 3 आएगा क्या, बहुत सी संख्याओं में यहां पर 3 आएगा क्या, आएगा सर, बहुत सी संख्याओं में यहां पर 3 आएगा क्या। तो जिन जिन संख्याओं में ये 3 आएगा मैं क्या करूंगा, इसके सभी स्थानीय मान कैलकुलेट करके रख लूंगा। मैं ये काउंट कर लूंगा कि कितनी संख्याओं में यहां पर 3 आया और उसको उसके स्थानीय मान से गुणा करके मतलब वो लिख लूंगा मैं इस वाले का।
मतलब जब जब यहाँ 3 आएगा वो मैं सब संख्याएं देख लूंगा और उसका स्थानीय मान के साथ यहाँ पे लिख दूंगा मान। ऐसे ही 3 अभी यहाँ पे भी आएगा, कहीं कभी तो यहाँ पे भी 3 आएगा, तो उसका भी मैं क्या करूंगा, मैं सब देख लूंगा कि कितनी संख्याओं में यहाँ पे 3 आएगा, उसको स्थानीय मान के साथ लिख दूंगा। ऐसे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी। तो अब शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले कि 3 यहां आया, 3 यहां आया तो 3 इंटू, अगर 3 किसी संख्या में यहां आया तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, 10 की पावर 0 इंटू। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये 3 यहां पर कितनी संख्याओं में आएगा, ये 3 यहां पर कितनी संख्याओं में आएगा। तो कितनी संख्याओं में आएगा बच्चे, जितने तरीकों से देखो 3 यहां आया, इसका स्थानीय मान। अब ये कितनी संख्याओं में आएगा, कितनी बार, मतलब कितनी बार इस 3 को जोड़ना है, तो जितनी संख्याओं में ये 3 आएगा। अब 3 कितनी संख्या में, जितने तरीकों से आप बाकी के डब्बों को भर पाओगे। बाकी के डब्बों को भरने के कितने तरीके हैं बच्चे, तो 3 तो आपने भर दिया, पुनरावृत्ति है नहीं, तो इन डब्बों को भरने के तरीके 4 3 2। देखो ये वाले को भरने के 4 तरीके कैसे भाई, अपने 3 ने तो 1 भर दिया तो 3 गया। अब कितने ये डिजिट्स बचे हैं, तो 4 इसको भरने के, इसके भरने के 3, इसको भरने के 2। तो कितने तरीकों से बाकी डब्बों को भर पाओगे, 4 3 2। तो 4 3 2, तो ये मैं लिख देता हूं 4 3 2। ये बात क्लियर है। प्लस 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 फिर क्या होगा बच्चे, 3 यहां आया तो 3 यहां आया, इसका स्थानीय मान लिखा, इनटू कितनी संख्याओं में आया वो लिख दिया। अब ऐसे ही 3 अपना कहां आएगा, 3 अपना ऐसे ही कहां आएगा बच्चे, यहां पे भी तो आएगा, कहां पे आएगा, इधर भी तो आएगा। मतलब कुछ संख्याओं में 3 यहां पे भी, तो ये तो 3 इधर वाला कहानी था। ऐसा कुछ ऐसा भी तो होगा फिर कि 3 यहां पे भी आएगा, 3 यहां पे भी आएगा। अगर 3 यहां पे आएगा तो उसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चे, 3 इंटू 10 की पावर 1 इंटू कितनी संख्याओं में आएगा, तो जितने तरीकों से ये डब्बे भर पाएंगे, 4 3 2। तो मतलब कितनी संख्या में आएगा, 4 3 2। तो मतलब यहां 3 आएगा तो उन सब 3 को जोड़ दिया क्या मैंने, जितनी भी संख्याएं थी उनको खोल के लिख दिया, और फिर जिन जिन में 3 यहां आया उस 3 को जोड़ लिया, जिस में 3 यहां आया उसको जोड़ लिया। अब यहां पे भी 3 आएगा तो यहां पे 3 आएगा तो इनको भी जोड़ लेते हैं भाई। कुछ संख्याओं में यहां पे भी तो 3 आएगा तो इनको भी जोड़ लिया। यहां 3 आएगा तो इसका स्थानीय मान 10 की पावर 2 इंटू कितनी संख्याओं में आएगा, वो 4 3 2। मतलब जितने तरीकों से बाकी डब्बों को भर सकते हैं। और कुछ संख्याओं में यहां पे भी 3 आएगा क्या, तो यहां पे भी 3 आएगा, तो 3 गुणा यहां पे 3 का पावर 3 इंटू 4 3 2। तो ये तरीका होता है। मतलब ये तरीका क्या चाहिए, मैंने जो भी संख्याएं बनी उनको स्थानीय मान की सहायता से अलग अलग करके लिख दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन संख्याओं में 3 या तो यहां आया होगा, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, तो 3 के सभी स्थानीय मान मैंने जोड़ लिए। तो 3 के सभी स्थानीय मान मैंने क्या कर लिए, जोड़ लिए। ऐसे ही तो इन 3 के सभी स्थानीय मानों को थोड़ा जोड़ के लिख देते हैं बच्चे। जोड़ के लिखोगे तो कितना आ रहा है बच्चे, देखो 3 तो सबसे कॉमन आ गया, 3 तो सबसे कॉमन आ गया, 3 3 3 3। और क्या कॉमन आ रहा है, ये 4 3 2, ये देखो सब में कॉमन है क्या, तो इसको भी कॉमन लिख देते हैं क्या आगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये भी कॉमन आ गया। देखो सब में 4 3 2 आ रहा है, कॉमन आ गया। बचा क्या, इसमें 10 की पावर 0, इसमें क्या बचा 10 की पावर 1, इसमें क्या बचा 10 की पावर 2, इसमें क्या बचा 10 की पावर 3। तो यही बचा क्या बच्चे, तो इन सब का योग ये हो गया, इन सब का योग ये हो गया। तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हो, 3 गुणा ये कितना आ गया 1100। देखो यहाँ पे कितना आया 1000, 1100, 1110, 1111, ये आएगा, ये आएगा क्या, इनटू ये 4 3 2, 4 3 2 कितना आ रहा है, 4 3 2 कितना आ रहा है 12 24, तो ये 24। तो जितनी भी संख्याओं में 3 आया है उन सब तीनों को इतना ही योग आएगा क्या, इतना ही योग आएगा क्या, ध्यान से सुनना बात। जितनी भी संख्याओं में 3 आया है उस 3 के सभी स्थानीय मान मैंने जोड़ डाले। ध्यान से देख लो, सभी स्थानीय मान जोड़ दिए। यहां 3 आया होगा, यहां आया होगा, यहां आएगा, उन संख्याओं की संख्या गिन गिना के सब में 3 आया उसको जोड़ लिया। अब देखो कुछ, अब 4 की बात करते हैं, तो 4 भी यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा। मतलब 4 एक बार यहां पे भी आया होगा,
एक बार यहाँ पे 4 आया होगा, तो बाकी चीजें सब सेम है क्या? यहाँ 3 की जगह 4 रख दिया, इसका स्थानीय मान यही होगा। बाकी को कितने तरीकों से भर सकते हैं? इतने ही तरीकों से भर सकते हैं। तो मतलब 3 की जगह 4 रख दिया, तो 4 वालों का भी योग हो जाएगा क्या? अगर अपन ने 3 की जगह इसमें 4 रख दिया तो 4 वाले के भी सभी स्थानीय मान जुड़ जाएंगे क्या? और 5 के लिए 5 रख दिया, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7। तो मतलब कुल मिला के 3 वालों का स्थान ये आया था, 4 वालों का भी कितना आएगा? यहाँ 4 आ जाएगा, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 इंटू क्या 24 आ जाएगा। 5 वालों का योग कितना आ जाएगा? 5 भी आएगा, तो 5 वालों का 5 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 इंटू 24 आ जाएगा। 6 वालों का योग कितना आएगा? 6 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 और इंटू 24 आ जाएगा। और 7 वालों का भी 7 भी आएगा, तो 7 वालों का क्या आ जाएगा? 7 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 1 इंटू 24। तो ये आ जाएगा क्या? सभी 3 जितनी भी बार 3 आया उसका स्थानीय मानों का योग, 4 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 6 7 सबको जोड़ लिया मैंने, अलग अलग स्थानीय मान। अब इनको जोड़ के लिख दो, अब इनको जोड़ के लिख दो। अब भाई यही तो आया, सब संख्याओं में जितने भी अंक आए थे उनके स्थानीय मान जोड़ के लिख दिए। मतलब मैंने सबको पहले ऐसे 312 को ऐसे खोल के लिख लिया, फिर जो जो अंक आए थे उन सबका स्थानीय मानों को जोड़ डाला, तो ये पूरी संख्याओं का योग आएगा। ये कितना आएगा देखो, इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या कॉमन आ जाएगा? ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 1 इंटू 24 कॉमन आ गया, इंटू इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ दो यार, 10 और 10 20 5 25, तो ये 25 आएगा। तो ये अपना आंसर आएगा, ये अपना आंसर आएगा, ये अपना आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अगर अपन पहली बार देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखें कि अपन ने क्या करा, सभी अंकों के स्थानीय मान ही निकाल लिए और फिर इनको जोड़ दिया। तो संख्याओं का कोई कंसेप्ट आता है तो फिर ये यहीं पे अटकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये था, पुनरावृत्ति नहीं है। अगर आप पुनरावृत्ति हो जाए तो क्या होगा? पुनरावृत्ति हो जाए तो क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति हो जाए तो किस चीज में फर्क आएगा? इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि 3, इसका स्थानीय मान भी इतना ही रहेगा। इस चीज में फर्क आ जाएगा क्या? इसकी जगह क्या लिख देंगे पुनरावृत्ति होगा तो? इसकी जगह क्या लिख देंगे पुनरावृत्ति होगा तो? यहाँ पे फिर इन डब्बों को भरने के तरीके 5 5 5 हो जाएंगे। तो ये कितना तरीके हो जाएंगे? 5 5 और 5। ये बात क्लियर है। अगर पुनरावृत्ति होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 5 5। तो वो दूसरा क्वेश्चन है, देखो पुनरावृत्ति हो तो, पुनरावृत्ति हो तो सब खेल सेम है। देखो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, देखो कुछ 3 4 5 6 और 7 इनका योग, तो 3 यहां आएगा तो इसके स्थानीय मानों का योग, तो 3 गुणा 10 की पावर 0 गुणा इन डब्बों को कितनी संख्याओं में आया, जितने तरीकों से इन डब्बों को भर सकते हैं। इन डब्बों को भरने के तरीके 5 5 5। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है, इसलिए 5 का क्यूब आ जाएगा। प्लस फिर 3 यहां आया होगा तो भी यही 3 गुणा स्थानीय मान 10 की पावर 1 हो गया होगा, गुणा 5 का क्यूब, प्लस 3 गुणा इधर आया होगा तो 2 इंटू 5 का क्यूब, प्लस 3 गुणा। तो इस बार 3 के सभी स्थानीय मान देखो, 3 गुणा वो तो 1 1 1 1 ही हो गया, देखो 5 का क्यूब बाहर आ गया, और इनको जोड़ो 10 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस, तो ये 1 1 1 और 1, वो उतना ही आया है देखो जो पहले आया था, बस ये 3 सेम रहा, ये सेम रहा, ये चेंज हो गया। देखो देखो यहाँ 4 3 2 था और यहाँ 5 5 5, देखो यही आ रहा है। क्लियर है क्या? ये इसकी जगह 5 5 5 हो गया, बाकी सब सेम रहा। तो बाकी सब सेम रहा है, बाकी सब सेम रहा है, देखो बाकी सब सेम ही रहा है। तो ये 3 के सभी स्थानीय मान जोड़ दिए। अब 4 के भी जोड़ेंगे, 5 के भी, तो यहाँ पे एक बार 4 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 6 लिखेंगे, एक बार 7, और इन सबको जोड़ना ही है क्या? तो देखो ये तो बदलेगा नहीं, ये तो कॉमन आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा 1 1 1 1 इंटू 5। तो कुल मिला के पूरी चीज में ये चीज चेंज हुई है क्या कि कितनी बार आया, बाकी सब सेम है क्या? बाकी सब सेम है क्या? सही चल रहा है? सही है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, समझ जाओगे क्या हुआ है। अब ऐसे ही है, तो अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 3 अंकों की संख्याओं का योग याद करें, पुनरावृत्ति ना हो। इस बार पुनरावृत्ति ना है, तो पुनरावृत्ति नहीं हो तो देखो बच्चे 3 ही अंकों की बनानी है, तो 0 का तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्या? क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि 0 होगा
तो उसमें तो 0 गुणा तुम जो भी स्थानीय मान लिखोगे, जो भी लिखोगे, तो ये तो पूरा 0 आ जाना है क्या, तो 0 का तो करने की जरूरत नहीं है। अब फिर करते हैं एक यहां, अब एक यहां आएगा तो इसका स्थानीय मान रहेगा 10 की पावर 0। ध्यान से सुन लो, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें एक यहां आएगा, तो अपन उसका स्थानीय मान जोड़ रहे हैं, तो एक यहां आएगा तो इसका स्थानीय मान 10 की पावर 0 रहेगा, इनटू कितनी संख्याओं में यहां आएगा, जितने तरीके से ये डब्बे भर सकते हैं। ये डब्बे कितने तरीके से भर सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं है, तो एक गया अपना, अपन ने यहां भर दिया। अब कितने बचे हैं, 5, और इनमें से यहां कितने कौन कौन आ सकते हैं, यहां देखो 0 नहीं आएगा, तो बचे हुए 4 में से इस डब्बे को भरने के 4 तरीके और इस डब्बे को भरने के भी 4 तरीके। क्यों, देखो यहां पे क्या होगा, एक तो अपन भर चुके हैं, अब बचे हुए हैं अपने पास ये 5 डिजिट्स, पर उनमें से 0 यहां नहीं भर सकते, इसलिए यहां पे भरने के तरीके 4 हो गए। फिर यहां 0 तो भर सकते हैं, पर 2 तरीके पहले ही गए ना, अरे तो आता है ना, आता है सर क्या बात कर रहे हैं, तो 4 गुणा 4 प्लस फिर कुछ संख्याओं में एक यहां पे भी आएगा, बीच में भी एक आएगा, तो उसका स्थानीय मान कितना रहेगा, 10 की पावर 1 गुणा कितनी संख्या में आएगा, जितने टाइप से ये 2 डब्बे भर पाओगे, इस डब्बे को भरने के तरीके 4, इस डब्बे को भी 4, प्लस कुछ संख्याओं में एक यहां आया होगा, तो यहां आएगा तो 1 गुणा 10 का क्यूब, स्थानीय मान क्या रहा होगा इसका, 10 का स्क्वायर, गुणा कितनी संख्याओं में, तो इस बार ध्यान दे, यहां वाले डब्बे भरने के 5 ऑप्शन है, यहां वाले के 4 ऑप्शन, तो 5 गुणा 4 आ जाएगा। इस बार कुछ अलग आएगा, इस बार थोड़ा सा अलग आएगा, तो ये देखो, ये तो समझ में आ गया। जहां पे 1 आया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से लिख लोगे तो क्या लिख लोगे, इसको अलग रख लेते हैं, इन दो को मिला लेते हैं, क्योंकि वो तो अलग ही चीज है। तो ये क्या आ गया, 1 तो कॉमन आ गया, और 16 4 गुणा 4 कॉमन आ गया, और इधर कितना बच गया, 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर, प्लस ये क्या, 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 4। तो अब देखो बच्चे, ये आ गया अपना, इसको थोड़ा सा अपन कर सकते हैं। अब 1 के लिए जैसे काउंट किया वैसे ही 2 के लिए होगा क्या, भाई 2 के लिए ही वैसे ही होगा, तो 1 की जगह इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो सबके लिए सेम, और यहाँ पे भी 2 भी रखा जाएगा, 3 भी रखा जाएगा, 4 भी और 5 भी, भाई ठीक है ना। जैसे 1 के लिए किया वैसे ही 2 के लिए होगा सब चीजें, और वैसे ही सबके लिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये तो 11 है, तो 11 सेम है, और 16 सेम है, ये 16 है, ये 11 है, इनटू यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो इनका योग ही होगा, 1 से 5 तक का योग कितना, 15 आ रहेगा, 15 आ रहेगा, 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कितना इनका योग आएगा 15, और यहाँ 10 की पावर 2 रहेगा, और यहाँ पे 20 रहेगा। तो ये अपने तरीके, इतना योग आ जाएगा इसका, इतना योग आ जाएगा, 10 की पावर 2 है भैया, तो ये योग आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझनी है, बाकी कुछ नहीं है, कि आप स्थानीय मानों का योग कर लेना। जैसे ये अंक यहाँ पे 1 आया, तो 1 या तो यहाँ आया होगा, या तो 1 यहाँ, या तो 1 यहाँ, और 0 को देखना नहीं है, क्योंकि 0 का स्थानीय मानों का योग तो 0 ही आना है। तो बाकी डिजिट जैसे 1 जैसे आया वैसे ही 2 आएगा, तो इस 1 की जगह 2 रख दोगे, और इस 1 की जगह भी 2। अब यहाँ पे क्या अलग क्या हुआ है, अलग ये हुआ है कि ये 0 आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अलग हुआ है, वही कि यहाँ पे तरीके 20 आ गए और यहाँ पे 16 थे, बस वो तरह ये, ठीक है। तो ये लास्ट है, देखो, पुनरावृत्ति हो तथा संख्या सम हो, पुनरावृत्ति तो हो पर संख्या कैसी हो बच्चे, सम। अब सम संख्या हो, और ये संख्या 0 1 2 3, तो सम संख्या हो, तो फिर देखो फिर क्या होगा, फिर यहां पे इस वाले प्लेस पे कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, केवल यही डिजिट्स यहां पे आ सकते हैं क्या, यहां पे 0 2 और 4 इतने ही डिजिट्स यहां पे आ पाएंगे, इसलिए संख्या सम है। तो अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा चीजें, कैसे कि अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, तो अब ऐसे करेंगे, 0 का तो कोई लेना देना है नहीं, तो पहले अपन 2 का सम निकाल लेते हैं, और 4 का, 2 का, तो 2 देखो, 2 तो यहां पे भी आया होगा, 2 एक बार यहां आएगा, फिर 2 एक बार यहां पे भी आएगा, और फिर 2 एक बार यहां पे भी आएगा। तो 2 और 4 के लिए, 0 का तो कुछ करना नहीं है, 2 और 4 के लिए तो ऐसा पैटर्न रहेगा, मतलब 2 यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। अगर 2 यहां पे आएगा तो बोलो
2 इंटू इसका स्थानीय मान 10 की पावर 0 इंटू बाकी डब्बों को कितने तरीके से भर सकते हो, इस बार पुनरावृत्ति है तो बाकी डब्बों को भरने के तरीके, इसको भरने के तरीके 5 और इसको भरने के तरीके 6। क्यों? क्योंकि 0 यहां नहीं भर सकते ना, तो इसको भरने के तरीके 5 है, इसको भरने के तरीके 6, तो 5 गुणा 6। और इसका 2 यहां आया तो 2 गुणा 10 की पावर 0 स्थानीय मान गुणा इस डब्बे को भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 6। अगर 2 यहां आया 2 की पावर 1 हो जाएगा भाई, 10 की पावर 1 हो जाएगा 5 गुणा 6। और यहां आया तो 2 गुणा 10 की पावर 2 गुणा इन दो डब्बों को भरने के तरीके 6 गुणा 6। तो ये 2 के लिए हुआ, ये 2 के लिए हुआ, सेम टू सेम 4 के लिए भी होगा क्या? सेम टू सेम 4 के लिए भी होगा, सेम टू सेम 4 के लिए भी होगा। तो 2 वाला प्लस 4 वाला आप कर लेंगे, मतलब यहाँ 4 रख देना, यहाँ 4 रख देना। अब जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनके लिए क्या? 1 3 5। 1 3 5 की कहानी क्या है? 1 3 5 मतलब 1 3 5, 1 यहां आ सकता है क्या? अच्छा कुछ बकवास भी हो गया। देखो भाई सम संख्या बननी चाहिए थी तो यहां 2 भरा तो ठीक था, यहां अपन ने जब 2 भरा था तब ये गड़बड़ हो गया। इसको भरने के तरीके तो 5 ही थे, पर इस डब्बे को भरने के तरीके कितने हैं बच्चे? 3 ही है। इस डब्बे को भरने के तरीके 6 नहीं 3 ही हो जाएंगे। तो यहां पे दिक्कत हुआ थोड़ा सा। देखो अगर अपनी सम संख्या थी तो भाई ये तो ठीक था, 2 यहां भरा तो यहां 5 और 6, पर जब 2 आपने यहां भरा तो फिर इस डब्बे को भरने के तो 5 तरीके थे, पर इस डब्बे को भरने के तरीके 3 ही थे। और ऐसे ही जब आपने 2 यहां भर दिया तो इस डब्बे को भरने के तरीके तो पूरे 6 हैं, पर इस डब्बे को भरने के तरीके कितने? 3, 0 2 या 4। ये अपने को ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देख के करना। अब है 1 और 3 क्या? 1 यहां आ सकता है या फिर 1 कहां आ सकता है? 1 इधर तो आ ही नहीं सकता, तो 1 कहां आ सकता है? यहां। तो 1 अगर यहां आया तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 10 की पावर 1 इंटू इस डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? पुनरावृत्ति है तो इसलिए 5 तरीके इंटू इस डब्बे को भरने के तरीके, इस डब्बे को भरने के तरीके 3 ही है, 0 2 और 4। ऐसे ही जब 1 यहां आया तो 10 की घात 2 होगा इंटू इस डब्बे को भरने के तरीके पूरे 6 हैं इंटू इस डब्बे को भरने के तरीके 3 ही है, क्योंकि संख्या सम होनी थी। तो ये 1 के लिए आया, जैसे 1 के लिए आया वैसे ही 3 के लिए आएगा, वैसे ही 5 के लिए। बस 3 और 5 को चेंज करना, 3 और 5 को। तो अब मैं इनको जोड़ देता हूं, इनको जोड़ूंगा तो देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब एक बार 2 की जगह 4 रखूंगा तो यहां तो क्या आएगा बच्चे? यहां क्या आएगा? ये 2, एक बार भाई ऐसे भी लिख लो यार, इसका सम क्या होगा? मतलब ऐसे होएगा, 4 के लिए ऐसे आ जाएगा, और यहाँ 4 इंटू 10 इंटू 5 गुणा 3 आएगा, यहाँ 4 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 6 गुणा 3। तो ये आ गया, ये आ गया। इन सबको जोड़ना है, थोड़ा अच्छे से जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे, इसको और इसको पहले 2 6 गुणा ये तो 1 हो गया, गुणा ये 30 हो गया, प्लस इसको और इसको जोड़ोगे तो 6 गुणा 10 गुणा 15 करोगे, प्लस इसको और इसको जोड़ोगे तो 6 गुणा 100 गुणा 18 करोगे। तो ये जोड़ लोगे, इनको जोड़ लोगे। ऐसे ही इनके लिए जोड़ना है, इनके लिए जोड़ना है तो इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो ये जोड़ना क्या? यहाँ पे कितना रखा जाएगा? 1 3 5। तो इनको जोड़ने के लिए ये तो कॉमन आ जाएगा, 1 + 3 + 5 इंटू ये कॉमन क्या आएगा? 10 गुणा 5 गुणा 3। और इसमें भी यहाँ पे 1 + 3 + 5 रखा जाएगा, और ये 10 की पावर 2 गुणा 6 गुणा 3। तो ये आएगा, तो ये आएगा, तो ये प्लस ये जोड़ लेना, ये आंसर है। बाकी देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस का इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कोई ना कोई और कंडीशन फंसा देगा, और अपने को ये पता है क्या कि ये कंडीशन हैंडल करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं अपन। कैसे किया था? कैसा? अरे बेसिक में बहुत किया था, याद है ना? याद है ना बेसिक वाला? बिल्कुल याद है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो इस टाइप की कंडीशंस दे देता है अपने को, तो भी अपन जोड़ सकते हैं। बस एक बेसिक कंसेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए कि सबके स्थानीय मान निकाल के जोड़ूंगा, खत्म। सबके स्थानीय मान निकाल के जोड़ूंगा, खत्म। क्लियर है? कर सकते हैं। तो भाई अब बहुत डिटेल में जाने का मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहिए। ये क्वेश्चन है अपने, आराम से करिएगा, जो अपन ने देखा है उसी पे है। और कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा, और फिर दिक्कत हो मैसेज कर सकते हो। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।